अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नामू ठीक कहता है। नामू के बाप ने कहा, ये कत्ल इसने नहीं किया। ये पिछली रात घर में सोया हुआ था। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि ये सारी रात घर में ही रखा है और एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं निकला। फिर ये भी तो देखें कि मेरा बेटा माजूर है। ये किस तरह इतनी दूर जाकर एक आदमी को कत्ल करके वापस आ सकता है, और वो भी इस तरह कि किसी को इसका इल्म भी ना हो। मैंने भी पहले इस पहलू पर सोचा था कि एक टांग से माजूर आदमी किस तरह एक गांव से दूसरे गांव आकर कत्ल की कामयाब वारदात कर सकता है, लेकिन फिर नंबरदार ने बातों बातों में नामों का जिक्र करते हुए बताया था कि बड़ा जीदार बंदा है। एक टांग से माजूर होने के बावजूद किसी की मदद के बगैर घोड़े पर सवार हो जाता है और बड़ी महारत से घोड़ा दौड़ाता है। बेशक आपका बेटा माजूर है, मैंने नामू के बाप से कहा, लेकिन मैंने सुना है कि माजूर होने के बावजूद ज़बरदस्त लड़ाका है और घुड़सवारी कर सकता है। ऐसी सूरत में इसके लिए खेतों में सोए हुए किसी आदमी को कत्ल करके वापस आ जाना कोई मुश्किल नहीं। फिर जाए वारदात पर आपके बेटे के मखसूस खुरे मिले हैं, दाएं जूते और एक बैसाखी के निशान वाले खुरे, और किसके हो सकते हैं आप खुद ही बता दें। मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, नामू के बाप ने कहा कि नामू पिछली रात थोड़ी सी भी देर के लिए घर से गायब नहीं हुआ। जहाँ तक जाए वारदात पर नामू के खुरों की मौजूदगी का मामला है तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। ज़रूर किसी ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए ऐसा किया है। पुलिस वाले कस्मों को नहीं मानते, मैंने कहा। आप नामू के बाप हैं, इस वजह से आपकी गवाही वैसे भी नाकाबिल कबूल है। एक बाप अपने बेटे को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए झूठी कस्में भी खा सकता है और कुरान भी उठा सकता है। और फिर ये भी तो सोचें कि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है आपके बेटे को फंसाने की। और अगर नामू का कोई दुश्मन है तो उसका नाम बताएं, आपको किस पर शक है, और अगर शक है तो मुझे बताएं, मैं पूरी तफ्तीश करूंगा। पुलिस वाले बगैर सबूत और ठोस शक के किसी पर हाथ नहीं डालते। बेहतर होगा आप नामू से कहें कि वो इकबाल जुर्म कर ले और आला कत्ल भी बरामद करवा दे। नामू ने इकबाल जुर्म से साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके घर की तलाशी लेने का फैसला कर लिया और इस मकसद के लिए अपने कांस्टेबल्स को बुलाकर हिदायत दे दी। नामू अपने वालिदैन से अलग रहता था। एक गली छोड़कर दूसरी गली में उसके वालिदैन का घर था। इससे भी मैंने अंदाज़ा लगाया था कि नामू का बाप झूठ बोल रहा है कि नामू सारी रात घर से बाहर नहीं निकला। दोनों घरों के दरमियान अच्छा खासा फासला था। मैंने नामू को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। इसके घर की बड़ी बारीकी से तलाशी ली। एक टीन के संदूक से एक बड़ा चाकू मिला जो कपड़ों की तह में छुपाया गया था। ये कमानीदार चाकू था जो उन वक्तों में ज़्यादातर जुर्म पेशा लोग रखते थे। ये चाकू रखना जुर्म करार दिया गया था। इसके अलावा बर्छी का एक जोड़ी और बर्छी का एक चूड़ीदार फल मिला जिसे बवक्त ज़रूरत किसी भी मखसूस चूड़ीदार बांस के सिरे पर पेच देकर कसा जा सकता था। मैंने दोनों हथियार कब्जे में लेकर ज़रूरी कार्रवाई की और बरामदगी की कानूनी शक्ल दे दी। मैं नामू को लेकर थाने आ गया। अब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। मैं दिन भर की कार्रवाई की वजह से बहुत थक चुका था, इसलिए आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में चला आया। लेटते ही आंख लग गई और जब जागा तो 4:30 बज चुके थे। गर्मी बहुत थी। ताज़ा दम होने के लिए मैंने गुस्ल किया। नहाकर जिस्म में कुछ चुस्ती आई और दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैं थाने आ गया। नामू को हवालात में बंद कर दिया गया था। थाने में और भी कई केस थे, मैं इनमें उलझ गया। कुछ देर बाद मकतूल बख्तियार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में मौत का वक्त रात 2:30 और 3 बजे के दरमियान लिखा गया था। मौत की वजह वही लिखी थी जो मैं पहले बता चुका हूँ। चाकू या खंजर के वार से दिल 2 जगह से कट गया था। पेट का जख्म तकरीबन 7-8 फीट लंबा था, 7-8 इंच लंबा था, जिसकी वजह से अंतड़ियाँ भी कट गई थीं। डॉक्टर ने पूरी तफसील से जख्मों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई लिखी थी जो मुझे पूरी तरह याद नहीं। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं थी। मैंने चाकू और बर्छी मेडिकल एग्जामिनर के पास मुआयने के लिए भिजवा दिए थे। ये मालूम करना था कि इन हथियारों पर खून का धब्बा तो नहीं है। एग्जामिनर के पास ऐसे तरीके होते हैं कि वो खून के मध्यम से मध्यम निशानात का पता भी चला लेते हैं, हाँ
वो हथियार को धो ही क्यों न दिया गया हो। शाम तक एग्जामिनर की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट देखकर मैं चकरा गया। रिपोर्ट मेरी तवक्को के बिल्कुल उलट थी। लिखा था कि दोनों हथियारों पर खून का कोई निशान नहीं पाया गया। जब मैंने नामू के घर से चाकू बरामद किया था तो मुझे पूरा यकीन था कि ये चाकू आलाए कत्ल है। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी, जो कानूनी कार्रवाई के बाद मकतूल के वारिसों के हवाले कर दी गई थी। मैं समझ गया कि नामू ने कत्ल करके आलाए कत्ल कहीं फेंक दिया होगा। अब ये उससे उगलवाना था कि आलाए कत्ल कहाँ फेंका है। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि नामू को हवालात से निकालकर मेरे पास ले आए। मुझे अचानक जाए वारदात पर मिलने वाले खुरों का ख्याल आ गया था। कांस्टेबल नामू को लेकर आ गया। वो बैसाखी के सहारे चलता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो परेशान नजर आ रहा था। मैंने कांस्टेबल को समझाया कि वो नामू को थाने के सहन में ले जाए और 8-10 कदम चलाने के बाद हवालात में बंद कर दे। कांस्टेबल समझ गया कि मैं नामू के खुरों के निशान लेना चाहता हूँ। कांस्टेबल ने मेरे हस्ब मंशा मतलूबा निशान ले लिए और आकर मुझे बताया। मैंने जाए वारदात पर जूते का निशान देखा था। वो अच्छी तरह मेरे जहन में महफूज था। यह आम देहाती जूते का निशान था। इसमें जो खास बात मैंने नोट की थी वो ये थी कि जूते के तले पर एड़ी वाली जगह पर ऐसा निशान उभरा हुआ था जैसे जूते की एड़ी घिस गई हो और वहां चमड़े का टुकड़ा लगवाया गया हो। अगर आप 10 आदमियों के जूतों के तले देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर आदमी के जूते का तला मुख्तलिफ जगह से घिसा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हर आदमी के चलने का अंदाज दूसरे से अलग होता है। कोई पंजों पर दबाव डालकर चलता है, कोई दाएं जानिब दबाव डालकर चलता है तो कोई बाएं तरफ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एड़ी रगड़ते हुए चलते हैं। मैंने थाने के सहन में जाकर नामू के खुरों के निशान देखे। ये निशान जाए वारदात वाले खुरों से बिल्कुल नहीं मिलते थे। मैंने खुरों और बैसाखी के निशानात को गौर से देखा तो मुझे बैसाखी के निशान में भी फर्क महसूस होने लगा, लेकिन ये मेरा वहम भी हो सकता था। अपने कमरे में जाकर मैंने कांस्टेबल को बुलाया और इससे कहा कि वो नामू को मेरे पास ले आए। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद नामू को साथ लेकर आ गया। मैंने नामू को कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो घबराया हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं तुम पर तशद्दुद नहीं करना चाहता नामू, मैंने कहा। अगर तुम शराफत से इकबाली बयान दे दो तो मुझसे फ़ायदा हासिल कर सकते हो। एक बात याद रखो, यह आखिरी मौका है। इसके बाद मैं ज़रा भी रियायत नहीं करूँगा। जाए वारदात पर तुम्हारे घर खुरे मौजूद हैं। तुम्हारे खिलाफ शहादत भी मजबूत है, बजाय कत्ल भी माकूल है। बोलो, बयान दोगे? मेरा बयान वही है जो पहले था, नामू ने फैसलाकुन लहजे में कहा। कत्ल मैंने नहीं किया तो इकबाली बयान क्यों दूं? अगर मैंने कत्ल किया होता तो खुद थाने पेश हो जाता। अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं सोच में पड़ गया। उसके पुरएतमाद लहजे में मुझे सच्चाई महसूस हो रही थी। मेरा इतना तजुर्बा हो गया था कि सच और झूठ में फ़र्क महसूस कर सकता था। मुजरिम और झूठे आदमी के बात करने का अंदाज और होता है, और जब एक सच्चा आदमी बात करता है तो उसका एक ख़ास अंदाज होता है जो कोई तजर्बेकार थानेदार ही पहचान सकता है। नामू के बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, मगर बात जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों पर आकर अटक जाती थी। अगर नामू सच बोल रहा था तो फिर जाए वारदात पर मौजूद खुरे किसके थे? मैं अपना शक पूरी तरह रफा किए बगैर नामू को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने थाने के सहन में नामू के खुरों के जो निशान लिए थे वो जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से नहीं मिल रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि नामू ने वारदात के वक्त वही जूता पहन रखा हो जो अब पहने हुए था। ज़रूरी था कि मैं नामू के ज़ेर इस्तेमाल तमाम जूते चेक करता। मैंने कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि वो फ़ौरन साइकिल पर नामू के घर चला जाए और नामू की बीवी से कहे कि नामू के जितने भी जूते हैं वो दे दे। कांस्टेबल चला गया। मैंने नामू को हवालात में भिजवाया और ख़ुद दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल ने आकर इतला दी कि नामू का बाप और ससुर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने इनको अपने पास बुला लिया। वो आ गए। मैंने इनसे पूछा कि वो क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो नामू से मिलने के लिए आए हैं और इसके अलावा मेरे साथ एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं।
मैंने उनको बताया कि चूंकि अभी तफ्तीश हो रही है इसलिए वो नामू से नहीं मिल सकते। फिर मैंने इनसे पूछा कि वो मेरे साथ क्या ज़रूरी बात करना चाहते हैं। नामू पर रहम करें मलिक जी, नामू के बाप ने मेरे आगे हाथ बांधकर कहा, आप हमें हुक्म करें, हम आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने आपकी दुआ से बहुत कुछ दे रखा है। मैं समझ गया कि इसका इशारा किस किस्म की खिदमत की तरफ है। वो मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहा था। खिदमत में ज़रूर बताऊंगा, मैंने कहा, पहले मुझे सारी सूरत हाल का इल्म होना चाहिए, इसके बाद ही मैं कोई रास्ता निकाल सकूंगा। आप नामू से कहें कि वो सारी बात मुझे सुना दे, फिर मैं कुछ सोचूंगा और अपनी खिदमत भी बताऊंगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि वो कांस्टेबल आ गया जिसे मैंने नामू के घर भेजा था। उसने मुझे इशारे से बताया कि वो मतलूबा काम कर आया है। मैंने नामू के बाप और ससुर से कहा कि वो अच्छी तरह सोच लें और फिर मुझे बताएं। ये कहकर मैंने इन्हें भेज दिया। इनके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल को बुलाया। कपड़े का एक थैला उसने मेरे सामने पेश कर दिया। मेरे कहने पर उसने थैला फर्श पर उल्टा तो उसमें 5 जोड़े जूतों के निकले। कांस्टेबल ने बारी बारी हर जूते का तलवा मुझे दिखाया। ज़्यादातर जूते नए और अच्छी हालत में थे। सिर्फ एक जूते की एड़ी पर कीलों के जरिए चमड़े का टुकड़ा लगाकर एड़ी के हिस्से वाला हिस्सा हमवार किया गया था। मैंने ये जूता अलग किया और कांस्टेबल को साथ लेकर बाहर सहन में इस कच्ची जगह पर चला गया जहाँ पहले नामू के खुरों के निशानात लिए थे। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वह नामू के जूते का दायां पांव पहनकर कच्ची ज़मीन पर चले। कांस्टेबल मेरी ज़रूरत समझता था। उसने 8-10 कदम चलकर कच्ची ज़मीन पर दाएं जूते के निशान बना दिए। मैंने ज़मीन पर बैठकर इन निशानों को गौर से देखा। इस खुरे में भी ईजी एड़ी पर चमड़े के टुकड़े का निशान साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये इस निशान से थोड़ा सा मुख्तलिफ था जो जाए वारदात वाले खुरे में थे। अब मुझे शक होने लगा था कि नामू वाकई बेगुनाह हो सकता है, और अगर नामू मुल्जिम नहीं था तो मेरी अब तक की सारी मेहनत ज़ाया हो चुकी थी। अब मैंने इस पहलू पर सोचना शुरू कर दिया कि कातिल कोई और भी हो सकता है, और वो जो कोई भी है, नामू की तरह उसकी भी बाएं टांग कटी हुई है, या वो चलते हुए ज़मीन पर नहीं लगती और वो बाएं तरफ बैसाखी पकड़कर चलता होगा। मैंने फैसला कर लिया कि नामू को छोड़ दूंगा, लेकिन अपने मुखबिरों के इर्द गिर्द फैलाए रखूंगा। वो जो भी हरकत करेगा या किसी से भी मिलेगा, इसकी रिपोर्ट मुझे पहुंचती रहेगी। इसके साथ ही मैंने अपने तमाम मुखबिरों को तलब करके इनसे कहा कि वो इर्द गिर्द के देहात में फैल जाएं और ऐसे आदमी का सुराग लाएं जिसकी बाएं टांग कटी हुई हो, या अगर टांग हो लेकिन चलते में मदद न देती हो, वो शख्स बैसाखी या लाठी के सहारे चलता होगा। इस सारी कार्रवाई के बाद मैंने नामू को यह कहकर छोड़ दिया कि वो गांव में मौजूद रहे और जब भी उसे थाने में तलब किया जाए फौरन हाजिर हो जाए। मैंने उसे यह भी कहा कि वो थाने इतला किए बगैर गांव से बाहर ना जाए। नामू ने आसमान की तरफ इस तरह शुक्रगुजारी से देखा जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। फिर उसने मेरा भी शुक्रिया अदा किया। मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि वह नामू को उसकी बैसाखी ला दे। हवालात में नामू को बैसाखी साथ रखने की इजाज़त नहीं थी, और जब उसे मेरे पास लाया जाता था तो उसके बैठने के बाद एक कांस्टेबल उसकी बैसाखी कब्जे में ले लेता था। नामू बैसाखी ठक ठक करता हुआ मेरे दफ्तर से निकल गया। मैं जहाँ से चला था फिर वहीं आ खड़ा हुआ था। मेरी तफ्तीश की गाड़ी बिल्कुल ठप होकर रह गई थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर मुखबिरों के रहमो करम पर था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जल्द ही मुझे मतलूबा शख्स के बारे में इत्तला मिल जाएगी। इस किस्म के आदमी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं थाने के दूसरे केसों में मसरूफ़ हो गया। रोज़ मुखबिर मेरे पास हाजिरी देते और अपनी अपनी रिपोर्ट देते। इन रिपोर्टों से मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ। इर्द गिर्द के देहात में ऐसे किसी आदमी का सुराग न मिला जो मेरी शराइत पर पूरा उतरता हो। एक आदमी ऐसा मिला, लेकिन वो दाईं टांग से माजूर था और इतना उम्र रसीदा था कि कत्ल करना तो दूर की बात थी, वो अपना आप बड़ी मुश्किल से संभालता था। इसी तरह 5 दिन गुजर गए और मेरी तफ्तीश 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। मैं अब मायूस हो चला था और मैंने फैसला कर लिया था कि नामू को दोबारा गिरफ्तार करके इसे खूब फैटी लगवाऊंगा। मैं तशद्दुद का कायल न था, लेकिन ख़ास हालात में और ज़रूरत के तहत कभी कभार ऐसा कर लेता था। कत्ल की इस वारदात को 5 दिन गुजर गए थे। वो छठा दिन था।
मैं थाने में बैठा था। मैंने अपने एएसआई को बुलाया जो एक सिख था। उसका नाम महेंद्र सिंह था और बड़ा ही काहिल इंसान था। गालिबन किसी बड़े आदमी की सिफारिश से पुलिस में भर्ती हुआ था। खाते पीते खानदान का लाडला बेटा था। जंग अजीम में उसके बाप ने अंग्रेजों के वार फंड में जी भरकर चंदा दिया था और फौज में भर्ती के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने अपने ऐसे वफादारों को खूब नवाजा था। महेंद्र के बाप की होशियारी देखें कि उसने लोगों के जवान लड़कों को मरने के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा दिया और अपने बेटे को पुलिस में भेज दिया। मैंने महेंद्र सिंह से कहा कि वो नामू को थाने ले आए और अगर वो शराफत से आने से इनकार करे तो इसे बाकायदा हथकड़ी लगाकर लाए। महेंद्र चला गया। इसे गए अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा एक मुखबिर आ गया। उसने जो बात सुनाई उसे सुनकर मैं खुश हो गया। ये मुखबिर अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था। मुखबिर ने बताया कि ये आदमी साथ वाले गांव में रहता है। जिस रात बख्तियार कत्ल हुआ उसकी सुबह ये एक शादी के सिलसिले में चला गया था। रात को ये वापस आया तो इसे बख्तियार के कत्ल की खबर मिली और ये भी पता चला कि पुलिस को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो बाएं टांग से माजूर है। इस आदमी ने बताया कि इसने इस तरह का लंगड़ा आदमी वारदात से एक दिन पहले देखा था। ये बात मुखबिर के कान में पड़ी तो वो इसे मेरे पास ले आया। मेरे कहने पर मुखबिर ने इस आदमी को मेरे सामने पेश कर दिया। वो अधेड़ उम्र आदमी था और शक्ल से काफ़ी होशियार दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे पूरी तफसील से बताए। इस आदमी ने बड़ी तफसील से मुझे सारी बात सुनाई। मैं आपको मुख्तसरन ये बात सुना देता हूँ। यह आदमी हिंदू था और उसका नाम रूप कुमार था। रूप कुमार वारदात वाले गांव के साथ वाले गांव में रहता था। वारदात से एक दिन पहले रूप कुमार घर के लिए कुछ दाल दलिया लेने गांव के एक सिरे पर वाक़े परचून की दुकान पर गया। ये एक हिंदू की दुकान थी जो रिटायर्ड फौजी था और जंग अजीम में बर्मा के महाज पर जख्मी हो गया था। इसके जख्म की नोयत कुछ इस किस्म की थी कि इसका दायां बाजू मफलूज हो गया था। रूप कुमार अपने हिंदू भाई की मदद की नीयत से इससे सौदा लेने जाता था। इस हिंदू फौजी ने अपने घर के अंदर से जगह निकालकर परचून की दुकान खोल ली थी। सब लोग उसे फौजी दुकानदार कहते थे। रूप कुमार जब वहां से सौदा लेकर निकलने लगा तो अचानक फौजी दुकानदार के घर का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बैसाखी के सहारे बाहर निकला और फिर रूप कुमार को देखकर फौरन ही वापस अंदर चला गया। रूप कुमार ने इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो ना दी। एक लंगड़ा आदमी नजर आ जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं थी। इससे अगले दिन रूप कुमार किसी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में शहर चला गया। रूप कुमार शादी भुगताने के बाद वापस गांव आया तो उसने सुना कि साथ वाले गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। इन वक्तों में जब कहीं कत्ल की वारदात हो जाती थी तो दूर दूर तक दहशत फैल जाती थी और लोग खौफजदा हो जाते थे। आजकल तो रोज़ाना थोक के हिसाब से लोग कत्ल होते हैं और लोग हुकूमत के कान पर भी जूं तक नहीं रेंगती। बहरहाल रूप कुमार ने सुना कि पुलिस को शक है कि कातिल लंगड़ा है और पुलिस इस शख्स की तलाश में है। रूप कुमार को फौरन फौजी दुकानदार के घर नजर आने वाला लंगड़ा याद आ गया। उसने लोगों को बताया कि उसने ऐसा लंगड़ा आदमी देखा था। होते होते ये बात मेरे मुखबिर तक पहुंची और वो रूप कुमार को मेरे पास ले आया। अगर वो लंगड़ा दोबारा तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? मैंने रूप कुमार से पूछा। अगरचे मैंने इसे सिर्फ चंद लम्हों के लिए देखा था, रूप कुमार ने कहा, लेकिन मैं इसे आसानी से पहचान लूँगा। इसकी वजह उसके चेहरे पर जख्म का एक लंबा निशान था जो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इसकी बाएं टांग मासूर थी? मैंने पूछा। नहीं जी, रूप कुमार ने कहा। मैंने गौर नहीं किया था। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे ऐसा शक पड़ता है कि वो अपनी दाईं टांग पर खड़ा था और बैसाखी उसके बाएं तरफ थी। मैंने एएसआई महेंद्र को बुलाया और उसे कहा कि वो रूप कुमार के साथ जाए और फौजी दुकानदार को साथ ले आए। मेरी ये बात सुनकर रूप कुमार कुछ घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि फौजी दुकानदार को ये पता लगे कि रूप कुमार ने उसकी निशानदही की है। मैंने उसे तसल्ली दी कि इसका नाम इस केस में बिल्कुल नहीं आएगा। वो बस दूर से एएसआई को दुकान दिखा दे। ये सुनकर इस हिंदू की जान में जान आई। मैंने महेंद्र कुमार से कहा कि वो 2 कांस्टेबल साथ लेकर जाए। इसके बाद मैंने रूप कुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसे जाने दिया जाए। अगर इसकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उसे बुलवा लूँगा। महेंद्र सिंह 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर रूप कुमार के साथ चला गया।
महेंद्र सिंह चला गया तो मैं सोच में पड़ गया कि फौजी दुकानदार के घर देखे जाने वाला लंगड़ा कौन है और क्या वो कातिल हो सकता है। अगर वही लंगड़ा कातिल है तो इसकी हवलदार बख्तियार के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। वो लंगड़ा कहाँ से आया और फौजी दुकानदार से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। ये और इस किस्म के लातादाद सवालात मेरे जहन में कुलबुलाने लगे। इन सारे सवालात का जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता था और वो शख्स था फौजी दुकानदार। मैं बड़ी बेचैनी से इसके आने का इंतज़ार करने लगा। वक्त गुजारी के लिए मैंने एक दूसरे केस की फाइल खोल ली। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद एएसआई महेंद्र सिंह आ गया। वो फौजी दुकानदार को साथ ले आया था। इस दुकानदार का नाम तो प्रकाश नारायण था, लेकिन गांव वाले इसे फौजी कहते थे। मैंने महेंद्र से कहा कि वो प्रकाश को मेरे पास भेज दे और किसी को अंदर ना आने दे। महेंद्र प्रकाश को मेरे पास छोड़कर चला गया। मैंने देखा कि वो एक आम से सांवले रंग का हिंदू था। इसके डील डोल में कोई जाज़बियत नहीं थी। शक्ल से ही नजर आ रहा था कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। गुर्बत की मार ही ऐसी होती है कि इंसान के चेहरे की रौनक और ताजगी छीन लेती है। प्रकाश के चेहरे से यतीमी बरस रही थी और वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। प्रकाश ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। मुझे बताया गया था कि इसका दायां हाथ जंग में जख्मी होने के बाद मफलूज हो गया था। मैंने देखा कि इसका यह हाथ बिल्कुल मफलूज नहीं हुआ था। वो इस हाथ को मामूली हरकत दे सकता था। उसने प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ उठाकर जोड़े थे तो बाएं हाथ से दाएं हाथ को सहारा दे रखा था। मैंने इसको बैठने के लिए कहा और फिर इसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी। बातों बातों में मैंने उसके हाथ के मुतालिक पूछा कि उससे क्या हुआ था। उसने बताया कि वो बर्मा के महाज पर अगले मोर्चों में था। शदीद गोलाबारी हो रही थी। उसके करीब ही एक गोला गिरा। उसके कुछ टुकड़े उसे लगे जिनसे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन उसका दायां हाथ बेकार हो गया। वो लंगड़ा कहाँ है? मैंने अचानक प्रकाश से पूछा।